जब जिद हो तूफानी तो फिर रास्तों की चिंता नहीं करनी। जब जिद हो तूफानी तो फिर रास्तों की चिंता नहीं करनी। नमस्कार, मैं दीपू एक बार फिर एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम तंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। कौन से तंत्र के बारे में? मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मादा जनन तंत्र के अंदर मुख्यतः कौन कौन से अंग होते हैं। वैसे मादा जनन के जो अंग हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्राथमिक जननांग और दूसरा द्वितीयक जननांग। बात करें साथियों प्राथमिक जननांग की, तो प्राथमिक जननांग के अंदर एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है। एक जोड़ी अंडाशय होता है। बात करते हैं द्वितीय जननांग की, तो द्वितीय जननांग में क्या होता है? एक अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय जिसको यूट्रस बोलते हैं, योनि वेजाइना, और एक होती है बार्थोलिन ग्रंथि। तो कई बार सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है? तो प्राथमिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है और द्वितीय जनन अंगों के रूप में बार्थोलिन ग्रंथि है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है। यह द्वितीय अंग है किसके? मादा जनन तंत्र के। आप ये ध्यान में रखना। सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं, द्वितीय जनन अंग कौन से हैं, के बारे में आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि अंडाशय होता है वो क्या करता है? अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाशय क्या करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। और अंड जनन में प्राथमिक oocyte के रूप में क्या करता है? यह अंडाणु क्या करता है? अंडाणु का उत्सर्जन करता है। प्राथमिक oocyte के रूप में क्या करता है? अंडाणु का उत्सर्जन करता है। कौन? अंडाणु, सॉरी अंडाशय, जिसको ओवरी बोलते हैं, वो क्या करता है? oocyte के तौर पे अंडों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अब अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या होते हैं? 48 घंटे तक क्या रहते हैं ये अंडाणु? जीवित रहते हैं। 48 घंटे में अगर इनको शुक्राणु मिल गया तब तो क्या करेंगे? ये आगे क्रिया करेंगे। अगर 48 घंटे तक इनको शुक्राणु नहीं मिला तो ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इनकी जीवन काल कितना होता है? 48 घंटे अंडाणु का। अब मादा में अंडाणु होता है तो पुरुष के अंदर क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। अपा सीधी सी सिंपल भाषा में समझांगा तो यानी अपा पढ़ना मादा जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में दो भागा में डिवाइड करेड़ा है अंगा ने, जब प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में क्या है? प्राथमिक जनन अंग के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाई जाए और द्वितीय जनन अंग के अंदर के पाई जाएगा, यानी अंडवाहिनी पाई जाएगी और गर्भाशय पाया जाएगा, योनि पाया जाएगा और बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाएगी। ये आप अच्छे ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद साथियों निषेचन होता है। क्या होता है? इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है और जैसे ही निषेचन होता है फर्टिलाइजन की क्रिया होती है। उस टाइम कौन कौन मिलते हैं फर्टिलाइजन के दौरान? फर्टिलाइजन की क्रिया के दौरान क्या मिलते हैं? अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं और अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं तो फिर क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? और निषेचन होता है। निषेचन के दौरान फिर क्या बनते हैं? यानी निषेचन जब होता है तो सबसे पहले क्या बनते हैं? जायगोट बनते हैं। क्या बनते हैं? जायगोट बनते हैं। जायगोट के बाद में क्या बनता है? मोरूला बनता है। जायगोट के बाद में कौन सी स्टेज आती है? मोरूला की। मोरूला के बाद में क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। क्या बनता है? पहले निषेचन करवाना है अंडाणु और शुक्राणु का, दोनों की क्रिया जब होगी फिर उसके बाद में क्या बनेगा? उसके बाद में बनेगा जायगोट। जायगोट के बाद में क्या बनता है? मोरूला बनता है और मोरूला के बाद विभाजन होगा, फिर क्या बनेगा? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला का फिर विभाजन होगा, फिर क्या बनेगा? गेस्टुला। क्या बनेगा? गेस्टुला। और गेस्टुला का फिर विभाजन होगा तो फिर क्या बनेंगे? यानी अंगों का निर्माण होगा और बहुत सारे अंग मिलकर फिर एक मुन्ने का निर्माण कर देते, इसका निर्माण कर देते हैं, एक मुन्ने का निर्माण कर देते हैं। तो सबसे पहले यानी निषेचन होता है। अब मादा का क्या लेते हैं? महिला। अपा एकदम सिंपल भाषा में समझांगा महिला और इन्ना अपा लिख देंगे पुरुष। अब महिला में क्यों है? महिला के अंदर अंडाणु बनेगा। क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। अब अंडाणु पुरुष के अंदर क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। अब पुरुष का शुक्राणु की एक विशेषता है, यानी बॉडी को टेम्परेचर आपनो कितनो है? 37 डिग्री सेल्सियस हो है। कितनो है?
37 डिग्री सेल्सियस हो। अब 37 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या है, शुक्राणु का निर्माण होया को नहीं। तो फिर क्या हुआ है, क्या भगवान ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ये जो शुक्राणु ग्रंथि है इनको क्या किया है, शरीर से बाहर बना दिया। क्या बना दिया, शरीर को, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, उसको क्या कर दिया, शरीर से बाहर ही बना दिया। अब बाहर बना दिया, बाहर का तापमान फिर कितना होता है, बाहर का तापमान इनके बजाय थोड़ा कम होता है, लगभग 34-35 के करीब होता है। और 34-35 के करीब होगा तो फिर क्या बनेंगे, यानी टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। और शुक्राणु कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चा नहीं होता। अब बच्चा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, गांव के अंदर, क्योंकि लैंगिक मानता नहीं है, लैंगिक पक्षपात किया जाता है, रूढ़िवादिता अवधारणा है, तो फिर क्या करते हैं कि महिला के अंदर क्या नहीं हो रहा, बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही महिला, तो फिर क्या करते हैं, यानी किसको दोष देते हैं, महिला को दोष देते हैं। ऐसे में महिला को दोष नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, महिला को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे लक्षण हैं वो महिला के नहीं होते। क्यों, क्योंकि अगर पुरुष का तापमान, टेस्टिस का तापमान अगर अधिक है तो फिर क्या होगा, वहां पे स्पर्म नहीं बनेंगे, शुक्राणु नहीं बनेंगे। क्यों, अब इनका कई रीजन है। कई बार टाइट कपड़े पहनने से भी होता है। क्या होता है, कई बार टाइट कपड़े पहनने से भी होता है, क्योंकि बॉडी बाहर जो टेस्टिस है उसका स्पर्श है वो बॉडी से हो जाता है। बॉडी से जैसे ही होगा तो बॉडी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉडी का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन टेस्टिस का संप्रेषण तापमान कितना होना चाहिए, 35 डिग्री या 34-35 के करीब होना चाहिए। जैसे ही हमारे वो बॉडी के अटैच करता है टेस्टिस भाग, तो फिर क्या होता है, यानी तापमान है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, शुक्राणु की कमी आएगी, और शुक्राणु की कमी आएगी तो फिर क्या होगा, बच्चा नहीं होगा। तब ये ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ इसमें महिला का दोष नहीं होता। क्या नहीं होता, महिला का दोष नहीं होता, कहीं न कहीं इसके लिए क्या होते हैं, पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं। यह ऐसी रूढ़िवादिता अवधारणा नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं, महिला के अंदर अंडाणु होते हैं, पुरुष के अंदर शुक्राणु होते हैं। अब दोनों का आपा क्या करवाऊंगा, निषेचन करवाऊंगा। दोनों को क्या करवाऊंगा, निषेचन करवाऊंगा। अब निषेचन करवाऊंगा तो फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, निषेचन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद में कौन सी स्टेज आवे, यानी जाइगोट को फिर विभाजन होगा। जाइगोट का जब विभाजन होता है तो मोरुला बनता है, मोरुला। और मोरुला का फिर विभाजन होता है, मोरुला स्टेज का फिर विभाजन होता है, फिर क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला का फिर विभाजन होता है, ब्लास्टुला का फिर विभाजन होता है तो फिर क्या बनता है, गैस्टुला बनता है। और गैस्टुला का फिर विभाजन होगा, यानी बच्चा जब बनता है, यानी बेबी बनता है, तब इतनी स्टेजों से गुजरना पड़ता है। क्या बनता है, गैस्टुला का विभाजन होता है तो शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं, शरीर के अंगों का निर्माण होता है। अब जब अंगों का निर्माण हो गया तो फिर क्या बनेगा, अंगों का निर्माण होते ही किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, बेबी का, या एक छोटा सा मुन्ना पैदा हो जाता, छोटा सा मुन्ना पैदा हो जाता। तो महिला का अंडाणु लेते हैं, पुरुष का शुक्राणु लेते हैं, दोनों का निषेचन करवाएंगे। निषेचन करवाने के बाद जाइगोट स्टेज बनेगी। जाइगोट का जब विभाजन होगा तो फिर मोरुला स्टेज बनेगी, और मोरुला के बाद में ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला का फिर विभाजन होगा तो गैस्टुला बनेगा, और गैस्टुला का फिर विभाजन होगा तो शरीर के अंगों का निर्माण होगा, और शरीर के अंगों का निर्माण होगा, बहुत सारे शरीर के अंग मिलकर फिर एक मुन्ने का निर्माण कर देते हैं, उसको बोलते हैं बेबी। क्या बोलते हैं, बेबी। जब ये बाहर आ जाता है तब उसका मेल और फीमेल का पता चल जाता है, तब उसको कई बार बेबी गर्ल बोल देते हैं, गर्ल है तो, अगर बॉय जाए तो उसको बेबी बॉय बोल देते हैं। सबसे पहले, यानी चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, उसमें कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि गर्भ अवधि का क्रम कौन सा होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु का निषेचन होता है, निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद में क्या बनता है, मोरुला बनता है, और मोरुला के बाद में ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद में गैस्टुला बनता है, गैस्टुला के बाद में
बॉडी के पार्टों का निर्माण होता है और बॉडी के पार्टों के बाद में एक बेबी का निर्माण होता है, मुनि का निर्माण होता है। यह क्रम है। यह क्रम बहुत बार सीटेट के एग्जाम में तो लगभग बार पूछा जाता है। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब इस दौरान दो हार्मोन भी रिलीज होते हैं, मुख्यतः एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एक एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है भ्रूण को, और एस्ट्रोजन क्या करता है, यानी ये जनन में सहायक होता है। ये संकुचन पैदा करवा के फिर क्या करता है, जो गर्भावधि की नाल है उसको चिकना बनाता है। क्या बनाता है? तो अब एक बार डायग्राम के माध्यम से, यह क्या है, मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र में यह क्या है, अंडाशय, और अंडाशय में क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, अंडाणु। अब यह नहीं कि इस वीक में, सॉरी इस मंथ में यहाँ बन रहे हैं तो अगले मंथ में भी यही बनेंगे, ऐसा नहीं। अल्टरनेटिव होता है। अगर इस मंथ के अंदर यहाँ अंडाणु बन रहे हैं तो अगले मंथ में यहाँ बनेंगे, अगले में यहाँ बन रहे हैं तो फिर अगले में यहाँ बनेंगे। यानी हर बार क्या होता है, हर महीने में यह चेंज होता है। तो मादा के अंदर क्या बनता है, और अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। यह अंडाणु क्या करते हैं, यहाँ पे अंडाणु बन जाते हैं, बहुत सारे अंडाणु होते हैं। अब यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आता है शुक्राणु। क्या आता है, वेजाइना से आता है शुक्राणु। अब जैसे ही इनका निषेचन हुआ तो शुक्राणु बने। अब वेजाइना के माध्यम से सिविक्स भाग से क्या होते हैं, शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं। शुक्राणु के अंदर फ्रुक्टोज शर्करा होती है। शुक्राणु में कौन सी शर्करा होती है, फ्रुक्टोज शर्करा होती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से शुक्राणु के अंदर शर्करा होती है, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लेक्टोज, तो कौन सी शर्करा होती है, फ्रुक्टोज शर्करा होती है। और ये शुक्राणु होते हैं, ये क्या होते हैं, यानी इसके अंदर एक टेल होती है और दूसरा हेड होता है। अब टेल भाग के अंदर क्या होती है, फ्रुक्टोज शर्करा होती है, और ये क्या होता है इसके अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्रुक्टोज शर्करा होती है, जो क्या करती है, इसको आगे धकेलती है, यानी इसको गति प्रदान करती है। अब ये क्या होता है, वेजाइना के द्वारा जैसे ही प्रवेश करता है इधर से अंडाणु, अंडाणु कहाँ होते हैं, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। फिलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। शुक्राणु इन फिलोपियन ट्यूब में जाता है और लगभग 20 लाख में से एक शुक्राणु ही यहाँ तक पहुंच पाता है। आधे शुक्राणु यहाँ चले गए, यहाँ चले गए तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, क्योंकि हाँ इनको अंडाणु नहीं मिला। अब यहाँ इनको अंडाणु नहीं मिला तो आते यहाँ आते हैं, और पहुंचते पहुंचते यहाँ पर लगभग एक ही शुक्राणु पहुंच पाता है। यहाँ पे एक ही शुक्राणु पहुंच पाता है, और वही शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचन करता है। यानी अगर 48 घंटे के अंदर अगर निषेचन हो गया तो फिर क्या होगा, यानी जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अगर इन 48 घंटा में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं होता तो फिर क्या होता है, यानी फर्टिलाइजन की क्रिया नहीं होती। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, यानी फर्टिलाइजन निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, मादा के कौन से अंग में होती है, कौन से अंग में होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। अब नसबंदी करवाते हैं तो फिर क्या होता है, अब बच्चा 2 महीने तक कहाँ रहता है, यूट्रस के अंदर रहता है। यानी निषेचन होगा वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, यह बात ध्यान में रखना। निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, लेकिन बच्चा 9 महीने तक कहाँ रहता है, यूट्रस के अंदर रहता है। बच्चा 9 महीने तक कहाँ रहता है, यूट्रस के अंदर रहता है। और यूट्रस में ही क्या होती है, यानी इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन यानी प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, यह जनन में सहायक होता है, जनन में सहायक होता है। अब यहां तक समझ में आया। अब एक इससे ये क्वेश्चन बनता है कि
महिला की जब नसबंदी करवाते हैं तब कौन से भाग को काटा जाता है? तो महिला के अंदर क्या होता है? ट्यूब होती है। अब इन ट्यूब को काट देना क्या होता है? ट्यूबकोटोमी। साइंस की भाषा में टोमी का अर्थ होता है काटना। क्या होता है? काटना। अब वेसो को काट रहे हो तो वेस्कोटोमी। अब ट्यूब को काट रहे हो तो ट्यूबोकोटोमी, ट्यूबिकोटोमी। अब महिला के अंदर ट्यूब है तो ट्यूब को काटा जाएगा, लेकिन पुरुष के अंदर क्या है? वैसा नलिका है तो उसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। नसबंदी के दौरान पुरुष की वेसो काटी जाती है और महिला की ट्यूबो काटी जाती है, इसलिए इसका नाम ट्यूबोकोटोमी पड़ गया। और पुरुष की वेसो काटी जाती है, इसको वेस्कोटोमी नाम दिया गया। तो पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहा जाता है और मादा नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबकोटोमी कहा जाता है। आप दोनों को अच्छे तरीके से यानी बिल्कुल कॉन्सेप्ट से याद रखोगे। पुरुष के अंदर वेस्कोटोमी नली होती है। इन वेसों को काटना ही क्या होता है? वेस्कोटोमी। आगे क्या कर दिया जाता है? उसको बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु है वो प्रवेश ना करे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इसलिए यानी पुरुष का वेस्को काटा जाता है, इसलिए वेस्कोटोमी कहा जाता है। वेस्कोटोमी है नसबंदी। और महिला की क्या काटी जाती है? ट्यूब काटी जाती है नसबंदी के दौरान, इसलिए इसको ट्यूबकोटोमी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको याद हो गया होगा। अब कई बार बच्चे रटते हैं, महिला के अंदर ट्यूबकोटोमी, महिला नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहते हैं, पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं। अरे भाई, महिला के अंदर ट्यूब होती है तो ट्यूब को काटा जाएगा, पुरुष के अंदर वेस्को होती है तो वेस्को को काटा जाता है। इसमें रटने वाली कौन सी बात? इसमें रटने वाली कौन सी बात है? आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब अपन इनको एक एक करके लिख लेते हैं कि आपको तो क्या चाहिए? नोट्स के रूप में चाहिए। क्या चाहिए? नोट्स के रूप में चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें भी जनन अंगों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। जनन अंगों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग, और नंबर 2 द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग। अब पहला प्रश्न, यानी प्राथमिक अंग कौन सा है? तो प्राथमिक अंग है एक जोड़ी अंडाशय। क्या होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय। प्राथमिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय होता है। और द्वितीयक अंग के रूप में क्या होता है? द्वितीयक अंग के रूप में क्या होता है? अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होती है और बार्थोलिन ग्रंथि होती है। तो अंडाशय, अंडाशय, गर्भाशय, योनि और बार्थोलिन। गर्भाशय, योनि, नंबर 4 बार्थोलिन ग्रंथि। तो बहुत बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राथमिक अंग कौन से है? एक अंग कौन? एक अंग में अंडवाहिनी ध्यान में रखोगे, गर्भाशय ध्यान में रखोगे, योनि ध्यान में रखोगे, और क्या रखोगे? बार्थोलिन ग्रंथि ध्यान में रखोगे। तो प्राथमिक और द्वितीयक अंग। अब अपन बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय क्या करता है? अंडाणु की निर्माण की क्रिया को क्या करता है? बढ़ा देता है। यानी अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है।
अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया। अंडाणु निर्माण की क्या होती है? की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन। अंडजनन। अंडाणु निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। अंडजनन में क्या होता है? एक प्राथमिक oocyte से क्या होते हैं? अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडजनन में क्या होता है? अंडजनन में एक प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte से अंडाणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडजनन, अंडजनन में एक प्राथमिक oocyte से किसका निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। फिर अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या बनते हैं? अंडाणु है वो क्या रहते हैं? 48 घंटा तक जीवित रहते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात, अंडोत्सर्ग के पश्चात कितने घंटे तक है? इनकी जीवन अवधि कितनी होती है? 48 घंटे के पश्चात अंडाणु 48 घंटे तक जीवित रहते हैं। अगर उस टाइम उनको शुक्राणु मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। घंटे तक जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं। अब इस टाइम अगर इनको शुक्राणु मिल गया तो क्या होता है? फिर निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। अब बात करते हैं अंडोत्सर्ग की। किसकी बात करेंगे? अंडोत्सर्ग की। अब अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग के बाद में क्या होता है? यानी अंड कोशिका है, वो अंड कोशिका क्या बनाएगी? यानी अंडाशय से क्या आता है? यानी अंडाशय से फिर फिलोपियन ट्यूब में आता है। तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंड कोशिका से क्या आता है? अंडाशय में आता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिलोपियन ट्यूब के बाद फिर क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। तो सबसे पहले अंडोत्सर्ग यानी अंड कोशिका बनती है। अंड कोशिका से किसमें आती है? वो अंडाशय में आती है, और अंडाशय से फिर कहाँ आती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर आती है। ये इसका क्या होता है? साइकिल होता है। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, यानी पहले ओवरी के अंदर अंडाणु बनते हैं, अंडाणु से फिर कहाँ आता है? अंडाशय के अंदर आता है, अंडाशय से फिर क्या आता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, और फेलोपियन ट्यूब के बाद में क्या होता है? अंडोत्सर्ग। अगर उस टाइम उनको शुक्राणु नहीं मिला तो फिर अंडोत्सर्ग यानी एमसी साइकिल के द्वारा जो अंडे हैं वो क्या कर दिए जाते हैं? बाहर उत्सर्जन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है 28वें दिन। तो अंडोत्सर्ग यानी अंड कोशिका, थोड़ा सा रूपरेखा के माध्यम से समझ लो। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग में क्या होता है? पहले अंड कोशिका, अंडाणु क्या बनते हैं अंड कोशिका में? अंड कोशिका से कहाँ जाते हैं? अंडाशय के अंदर, अंडाशय, और अंडाशय से फिर कहाँ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब से फिर कहाँ आएंगे? फेलोपियन ट्यूब से क्या होगा? फिर अंडों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और फिर 28वें दिन क्या हो जाएंगे? एमसी सर्किल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे, एमसी साइकिल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे।
एमसी साइकिल के द्वारा। अट्ठाईसवें दिन बाहर, और एक फर्स्ट महीने में अगर लेफ्ट साइड में बन रहे हैं तो सेकंड मंथ के अंदर कौन से राइट साइड के अंदर बने, यानी अल्टरनेटिव बनेंगे। तो अंडोत्सर्ग अंड कोशिका, फिर अंड कोशिका से अंडाशय में, अंडाशय से फिर फिलोपियन ट्यूब के अंदर, फिर अंडोत्सर्ग होता है, और अंडोत्सर्ग यानी एमसी चक्कर के द्वारा फिर क्या है 28वें दिन क्या कर दिया जाता है, अंडों को बाहर निकाल दिया जाता है ब्लीडिंग के, इसके रूप में, ब्लीडिंग के रूप में। अगर इस दौरान अगर 14 दिन फेलोपियन ट्यूब के अंदर 14 दिन अंडाशय के अंदर अंडे हैं और 14 दिन तक है, अगर वहां से उस टाइम 14वें दिन अगर इनका कनेक्शन है वो किससे हो जाता है, शुक्राणु से हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। अगर 14 दिन भी इनको क्या नहीं मिला, शुक्राणु नहीं मिला, तो फिर क्या होता है, अंडोत्सर्ग के माध्यम से एमसी चक्कर के द्वारा 28वें दिन क्या किया जाता है, ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार अगर ब्लीडिंग के रूप में बाहर नहीं आ रहा, मान लीजिए इस प्रकार की कोई रिएक्शन भी नहीं हो रही शुक्राणु अंडाणु की, तो फिर क्या हो जाता है, ये ब्लड है, सॉरी ब्लड है, वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद में फिर कोशिका क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे जैसे कोशिका गुणन करती है तो फिर किसका निर्माण होता है, कैंसर का, इसका निर्माण होता है कैंसर का, इसको यूट्रस का कैंसर, यूट्रस का कैंसर बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एक अंड कोशिका 48 घंटे तक क्या रहती है, सक्रिय रहती है। उस टाइम अगर उसको शुक्राणु मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं मुख्यतः इनमें दो हार्मोन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो दो हार्मोन की चर्चा करेंगे। उसमें एक हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ये कहाँ से स्रावित होता है, अंडाशय के अंदर ग्रेफियन पुटिकाएं होती हैं, ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होता है, इसका स्राव होता है। और बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो इसका जो स्रावण है वो कार्पस ल्यूटियम से होता है, और ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले यानी जनन में जो सहायक हार्मोन है, जनन हार्मोन, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें जनन हार्मोन, जनन हार्मोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन, ब्यूटी हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है। इसका जो स्राव है वो कहाँ से होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है, ये कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। तो ये कहाँ निकलता है, ग्रेफियन फॉलिकल से, ग्रेफियन या पुटिकाएं, ग्रेफियन पुटिका। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, ग्रेफियन पुटिकाओं से निकलता है। और बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, यह कहाँ से निकलता है, यह लीडिंग कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से निकल, कार्पस ल्यूटियम से, ल्यूटियम से कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। दोनों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, दोनों के बारे में ही पूछा जा चुका है।
तो इनको ध्यान में रखना। एस्ट्रोजन ग्रेफियन फॉलिकल पुटिकाओं से निकलता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब अपन बात करते हैं कि इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसे सुंदरता का हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रोजन को सुंदरता का हार्मोन क्या कहा जाता है? इसको सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है। सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। इसे सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन इसको यानी ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? निर्धारण करता है। कौन सा? ये प्रोजेस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? निर्धारण करता है। एक एक लक्षणों का धारण करता है। धारण कर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का धारण करता है। और गर्भ धारण करने में सहायता कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन ही करता है। कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन करता है। गर्भ धारण में क्या करता है? ये सहायता करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? गर्भ धारण में सुरक्षा प्रदान व सहायता प्रदान। सुरक्षा व सहायता प्रदान कर 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में, भ्रूण माँ के गर्भ में रहता है। उस टाइम ये इनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? यानी जनन में सहायता करता है। क्या करता है? जनन में सहायता करता है, लेकिन ये भी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जिसमें शरीर पर बालों को क्या करता है? कम करता है। महिला के शरीर के ऊपर जो बाल हैं वो पुरुष के बजाय क्या होते हैं? कम होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होते हैं। और नितंब भाग को क्या करता है? बड़ा करता है। यानी ये जो पीठ भाग है ये महिला का क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों होता है? यानी जब भ्रूण क्या होता है? गर्भाशय यूट्रस के अंदर 9 महीने तक रहता है, तो ये नितंब भाग है, ये क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। नितंब भाग चौड़ा हो जाता है। ये चौड़ा कौन करता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही नितंब भाग क्या होता है? चौड़ा होता है। और स्तनों का विकास भी कौन करता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? क्या करता है? विकास करता है। वो निर्धारण करता है, ये विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक का विकास करता है। इसमें शरीर पर बालों को कम करना है, पर बालों को कम करता है, नितंब भाग को चौड़ा करता है। क्या करता है? नितंब भाग को चौड़ा करता है। नितंब भाग को चौड़ा करता है। स्तनों का विकास करता है। क्या करता है? स्तनों का विकास करता है। का विकास करता है। स्तन भाग का विकास का काम कौन करता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है। और मैथुन की इच्छा को प्रबल करने का काम भी किसका होता है? इस एस्ट्रोजन का ही होता है। यानी गलत काम भी कौन करवाता है? ये एस्ट्रोजन ही करवाता है। तो
जनसंख्या वृद्धि करने में भी इनका महत्वपूर्ण रोल है। संख्या में वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण रोल है कौन से हार्मोन का? एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो ये क्या करता है? यानी मैथुन इच्छा को क्या करता है? जागृत करता है। सेक्सुअल क्रिया को क्या करता है? जागृत करता है। यानी सीधा सीधा अर्थ है, ये जनसंख्या बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैथुन की क्रिया को जागृत कर जागृत कर। अब अपन बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। तो ये क्या करता है? यानी गर्भधारण में सहायता तो करता है, लेकिन इसके द्वारा भी इसका सहायक एक हार्मोन है रिलैक्स हार्मोन, जो क्या करता है? शिशु जन्म में सहायता प्रदान करता है। जन्म में सहायता प्रदान करता है तो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की से जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम क्या करता है? यानी जो सेल होती है वो क्या कर देता है? संकुचन प्रदान करता है, और जैसे ही संकुचन होता है तो बच्चा होने में, अगर मान लीजिए उस दौरान ये रिलैक्स हार्मोन स्रावित नहीं हुआ तो फिर क्या होता है? बच्चा क्या होता है? यानी किस माध्यम से होता है? ऑपरेशन के या सिजेरियन के माध्यम से बच्चे को जन्माया जाता है। तो कौन से हार्मोन की कमी से बच्चे को सिजेरियन से जन्माया जाता है? अगर रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो गई क्या के अंदर, तो फिर बच्चा कैसे होगा? सिजेरियन। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही बच्चा प्रेगनेंसी हुई प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही बच्चा पेट में गुण के रूप में आया, और फिर क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर 9 महीने तक क्या लेते हैं? टेबलेट लेते हैं। और टेबलेट भी डॉक्टर वो वाली नहीं देता, वो कौन से वाली देता है? ज्यादा ये रिलैक्सन हार्मोन कम करने की देता है। लगभग डॉक्टर जिनको अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो वो क्या करते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन को कम करने की दवा देते हैं। और जैसे ही रिलैक्सिन हार्मोन कम करने की दवा देते हैं तो फिर क्या होता है? यानी बर्थ के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम ये रिलैक्सिन हार्मोन बिल्कुल भी क्या नहीं होता? एक्टिव नहीं हो पाता। और फिर क्या कहते हैं? बच्चा सिजेरियन से हुआ। बच्चा सिजेरियन से हुआ है। आप अपने घरों में गाँव के अंदर देखा होगा, अपने जो मम्मी है, काकी ताई है, को देखा होगा। यानी वो 9 महीने तक पूरा धूम धड़ाके से काम करती हैं, वजन को उठाती हैं, पैड़ियों पे भी जाती हैं, ऊंचे नीचे भी होते हैं, खेत का भी काम करते हैं, पशुओं का काम करते हैं। उनके बच्चा बगैर सिजेरियन के हो जाता था आसानी से। यानी क्यों? क्योंकि वो कभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिससे क्या होता है? यानी ये रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, और जैसे ही रिलैक्सिन हार्मोन कम होता है तो फिर क्या होती है? सिजेरियन की जरूरी पड़ती है। क्या पड़ती है? तो हाँ, होता है जब बच्चा तुरंत ही पहले दूसरा महीने के अंदर है, तब थोड़ी सी ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैड़ी पे चढ़ने से, झाड़ू पोछा करने से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगला हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन, यही लिख लेते हैं हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जनन सहायक हार्मोन क्या बोलते हैं? जनन सहायक हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? यानी शिशु जन्म में क्या करता है? सहायता प्रदान, शिशु जन्म में सहायता प्रदान, शिशु जन्म में सहायता प्रदान करता है। एक आपने नाम सुना होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसका भी श्रावण किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका भी श्रावण किया जाता है। प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, नो को पोषण प्रदान करता है।
जैसे शुक्राणु को सेटोली कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? प्लेसेंटा। 9 महीने तक क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है भ्रूण को। 9 महीने तक क्या करता है? पोषण प्रदान। अब गर्भ अवधि तो हमने देख ली थी। पहले क्या बनते हैं? शुक्राणु अंडाणु का जब निषेचन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद में क्या बनता है? मोरुला बनता है, और मोरुला के बाद में ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला के बाद में क्या बनता है? गेस्टुला बनता है। और गेस्टुला का जब विभाजन होता है तो बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक मुन्ने का निर्माण। क्या करते हैं? एक मुन्ने का निर्माण। अब गर्भ अवधि रोकने की कुछ उपाय हैं जो प्रचलित हैं। उसमें एक उपाय छहली टेबलेट। कौन सी टेबलेट? छहली टेबलेट। माला एन, माला डी, ये कई प्रकार की टेबलेटें चलती, तो ये भी आप लिख लो। गर्भधारण रोकने की प्रचलित विधियां। गर्भधारण रोकने के उपाय। उसमें महिला का क्या किया जाता है? शॉर्ट में लिख लो आप। महिला की नसबंदी को क्या कहते हैं? महिला जो नसबंदी करवाती है उसको बोलते हैं, महिला के अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब को काटना क्या होता है? नाम से ही रिलेटेड है, महिला के अंदर ट्यूब, ट्यूब को काटना साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? टोमी। तो ट्यूब को टोमी, ट्यूब को टोमी। और पुरुष के अंदर क्या होता है? वैसा। पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? पुरुष के अंदर वैसा होती है, वैसा यानी काटना, टोमी, तो वेस्कोटोमी। वेस्को, तो पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं, और महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबकोटोमी कहते हैं। अब कई अन्य जो उपाय हैं उसमें टेबलेट हैं, उन टेबलेटों के नाम हैं माला डी, माला एन, जो भारत के अंदर मुख्यतः यूज ली जाती है। माला डी, माला एन, और सहेली। सहेली टेबलेट का ऐसा बताया जाता है कि इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं, अगर लंबे समय तक भी इसका यूज हो रहा है, यूज कर रहे हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बॉडी। तो गर्भधारण रोकने के उपाय: महिला नसबंदी को ट्यूबकोटोमी, और पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी, और माला डी टेबलेट लेते हैं, माला एन और सहेली। इस प्रकार की कई टेबलेटें का है, क्या है, प्रचलित हैं। अब थोड़ी सी जानकारी अपन बात कर लेते हैं परखनली शिशु की। तो परखनली शिशु यानी इस पुरुष व स्त्री के अंदर अगर बच्चे जन्म में प्रॉब्लम हो रही है, शुक्राणु अंडाणु अगर सही से संलयन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जो पुरुष है जिससे संबंधित यानी जिसका बच्चा करवाना है, उसका क्या लेते हैं? शुक्राणु लेते हैं, और मादा का क्या लेते हैं? अंडाणु लेते हैं। दोनों का एक पात्र के अंदर क्या करवाते हैं? निषेचन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? दोनों का पात्र के अंदर निषेचन करवाते हैं। निषेचन के दौरान यानी जैसे ही उनकी फर्टिलाइजेशन की क्या पूरी, तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। अब जायगोट जैसे ही बना तो उसको मोरुला स्टेज में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? जिसको बच्चा चाहिए उस महिला के अंदर क्या करते हैं? यूट्रस के अंदर उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, और फिर 9 महीने तक पलता है। 9 महीने तक उसी माँ की कोख में पलता है। इसी को क्या कहते हैं? परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु कहने का कारण यही है कि इसका निषेचन है वो पात्र में करवाते हैं। यह नहीं है कि किसी का शुक्राणु है, किसी का अंडाणु है, यानी जो दंपति है उन्हीं का क्या लेते हैं? शुक्राणु अंडाणु लेते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो निषेचन पेट के अंदर यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर न होकर कहाँ करवाते हैं? पात्र में करवाते हैं। सिर्फ अंतर क्या है? यानी इसका निषेचन फेलोपियन ट्यूब में न होकर क्या करते हैं? करवाते हैं, पात्र में करवाते हैं, और फिर
कहाँ ट्रांसफर करवाया जाता है, यूट्रस के अंदर, और 9 महीने तक उसको क्या किया जाता है, पेट के अंदर पाला जाता है, और फिर उसी समय संपत्ति से क्या होता है, वो बच्चा होता है। अगर मान लीजिए जिसको बच्चा चाहिए, अगर उसका यूट्रस ही काम नहीं कर रहा, उस महिला का यूट्रस ही काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या करते हैं, यानी किराए की कोख लेते हैं, जिसको सेरोगेट मदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर कहते हैं। यानी शुक्राणु अंडाणु किसी और के हैं, लेकिन 9 महीने तक यूट्रस के अंदर कोई और रख रहा है, पैसे के लिए कोई और लेडीज रख रही है, इसलिए उस मदर को, यानी जिसकी कोख में बच्चा पल रहा है 9 महीने तक, यानी रियल में उसका बच्चा नहीं है, शुक्राणु अंडाणु किसी और के हैं, लेकिन पालन पोषण 9 महीने तक कौन कर रही है, वो सेरोगेट मदर कर रही है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सेरोगेसी मदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरोगेसी मदर कहते हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। तो ये आप ध्यान में रख लेना, यानी फर्टिलाइजन के दौरान जाइगोट बनते हैं, जाइगोट के बाद में मोरुला, मोरुला के बाद में ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद में गैस्टुला, और गैस्टुला के बाद में बहुत सारे अंग बनते हैं, और अंग से फिर क्या बनता है, मुन्ना बनता है। ये क्रम कई बार पूछ लिया, तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, और प्राथमिक और द्वितीयक अंगों के नाम ध्यान में रखना। प्राथमिक से भी बहुत बार क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जा चुका है। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।